नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के जिन चुनावों को लेकर इस चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हुई, आज उन 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। तो आज से अब से चुनावी पारा दिल्ली का और देश का लगातार चढ़ने लगेगा और चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हर हलचल लेकर हम आपके पास लगातार 11 तारीख तक, 11 मार्च तक आते रहेंगे। जी हां, क्योंकि 11 मार्च वो तारीख तय की गई है जब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। तो चुनावी महासंग्राम में आज इन चुनाव की तारीखों पर नजर डालेंगे, साथ ही इन 5 राज्यों में आपको ले चलेंगे, वहां की स्थिति क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ, चुनावी सुर्खियों के साथ। तो 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का हुआ ऐलान। कुल 690 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 5 राज्यों के 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता लेंगे चुनावी महासंग्राम में हिस्सा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में होगा मतदान। मणिपुर की 60 सीटों पर 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में मतदान होगा एक यानी सिंगल फेज में। चुनाव आयोग ने कहा, सपा की साइकिल पर जांच जारी, चुनाव चिन्ह पर यथास्थिति बरकरार। तो आज की चुनावी सुर्खियों आपने देखी कि किस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करें तो 5 राज्यों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है आज से ही। 5 राज्यों में कुल 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 4 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक मतदान होगा और 11 मार्च को सभी राज्यों में एक साथ मतगणना की जाएगी। Our model code of conduct will apply to candidates, political parties, state governments. It will also apply to the central government insofar as their announcements and policy decisions pertain to for these states. Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing model code of conduct. तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता वो लागू हो गई। और चुनाव आयोग ने आज बताया कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए। We are committed to conduct elections in a free and fair manner. Adequate central police forces will be deployed along with local police for confidence building measures. They will be deployed in advance. There would be area domination, route marches in vulnerable pockets to build faith in the minds of voters. Deployment of central paramilitary forces will be under the oversight of central observers and with their approval. Election Commission has already started monitoring preventive actions prior to announcement, and now we will start monitoring more strictly. Commission is committed to provide protection to members of scheduled caste and scheduled tribe. Wherever needed, provisions of Scheduled Caste Prevention of Atrocities Act will also be invoked. तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और साथ ही बड़ी कड़ाई से सब पर नजर रखी जाएगी, चुनाव आयोग ने कहा। और आज ये जो बड़ी खबर थी, इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली से लेकर देश भर में। हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले अमृतपाल सिंह को आप देख रहे हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से चुनाव की हलचल के बारे में बताएंगे। शिशिर हमारे संवाददाता वो दिन भर गोवा पर नजर रखे रहे क्योंकि गोवा के चुनाव भी बहुत अहम है। शिशिर के पास आपको ले जाएंगे और गोवा के बारे में आपको बताएंगे। ऋषि कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने आज जब तारीखों का ऐलान किया और चुनाव आयोग किस तरह से तैयारी कर रहा है उस पर लगातार ऋषि कुमार नजर रखे हुए हैं। और हमारे एक और संवाददाता विशाल बेरिस्टो इस वक्त गोवा में, माफ कीजिएगा मणिपुर में, वहां पर इंफाल में मौजूद हैं। वो मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताएंगे, वहां चुनाव को लेकर क्या हलचल है। ये हमारे संवाददाता इन सबके पास आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम इन राज्यों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे।
हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। यार आगे हम लोग बैठते हैं और सीट बेल्ट तुम लोग आते हो। क्यों? पीछे बैठने वालों की जान की कीमत नहीं होती क्या? एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी जानलेवा चोट लग सकती है। सीट बेल्ट टक्कर के प्रभाव को 80% तक कम करती है। मोटर अधिनियम की मानो बात, सभी सीट बेल्ट बांधो साथ साथ। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छह, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। एक बार फिर स्वागत है। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। अहम चुनाव बहुत हैं ये, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 7 चरणों में, जी हां, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। सबसे अहम यही राज्य है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पहले चरण में ही शुरुआत होगी और पहले चरण में कुल मिलाकर 73 सीटों पर मतदान होना है। 11 फरवरी को कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 करोड़ 85 लाख मतदाता कुल मिलाकर मतदाता हैं। और उत्तर प्रदेश में पहला चरण जो है उसमें 73 सीटें हैं, 15 जिले, और मतदान होगा 11 फरवरी को। दूसरे चरण में कहें तो शामली, पहले चरण में अगर प्रमुख जिलों पर देखें तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये पहले चरण के जो प्रमुख जिले हैं। हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पहला दौर में जो है वहां पर होगा। दूसरे चरण की बात करें तो कुल सीटें 67 हैं 11 जिलों में। यहां पर 15 फरवरी को मतदान होगा। सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं, ये तमाम जो जिले हैं यहां पर दूसरे दौर में। तीसरे चरण की बात करें तो 69 सीटों पर मतदान होना है। 12 जिले हैं और ये उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर हम आपको। मणिपुर की बात करें तो कुल मिलाकर 18 लाख वहां पर मतदाता हैं। 18 लाख से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनेंगे। मणिपुर की बात करें तो कुल सीटें 38 हैं और मतदान की तारीख वहां पर 4 मार्च है। पहला चरण जो है इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिशनपुर और चूड़ाचांदपुर जो है ये पहले चरण में यहाँ पर मतदान होगा। मणिपुर में स्थिति थोड़ी सी वहां पर नाजुक बनी हुई थी, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। कुल 22 सीटें हैं, कुल जिले 5 हैं। मतदान की तारीख 8। दूसरा चरण की बात कर रहे हैं हम। तामेंगलांग, सेनापति, चंडेल, उखरूल और थोबल में दूसरे चरण में मतदान होगा। मणिपुर में कुल मिलाकर 2 चरणों में मतदान होना है। बात अगर पंजाब की करें तो कुल मतदाता 1 करोड़ 92 लाख से ज्यादा है। मतदान केंद्र बनाए गए हैं 22,600। मतगणना 11 मार्च को होगी। पंजाब की भी सभी अन्य राज्यों के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मतदान की तारीख 15 है। कुल मतदाता देखें तो 73,81,000। मतदान केंद्र बनाए गए हैं 10,000 से ज्यादा। उत्तराखंड में भी 11 मार्च को मतदान की तारीख, 15 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन एक ही फेज में वहां पर मतदान हुआ। गोवा की बात करें तो 4 फरवरी को वहां वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाता 10,85,000 से ज्यादा। मतदान केंद्र 1,642।
और मतगणना 11 मार्च को। 4 फरवरी को गोवा में होंगे, एक ही चरण में चुनाव होंगे। तो ये हम आपको तारीखों का बताया और अब एक एक करके हमारे तमाम संवाददाताओं से बात करते हैं। सबसे पहले ऋषि कुमार के पास चलते हैं। ऋषि कुमार लगातार चुनाव आयोग पर नजर बनाए हुए थे। ऋषि कुमार, सबसे अहम बात यह है कि चुनाव जो है ये देखे कुल मिलाकर तो पॉलिटिकल पार्टियों को, उम्मीदवारों को वोट जो टाइम है प्रचार का वो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एक बड़ा पेच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, जबकि उम्मीद थी कि शायद चुनाव आयोग इसके थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। बहुत लंबे खिंचते हुए दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से चुनावों की अगर हम बात करें तो इन 5 राज्यों की जो चुनावों की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार हैं या जो पार्टीज़ हैं उन्हें प्रचार करने का कम समय मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी देखा है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें ये पूरी तरह जानकारी होती है, आभास होता है कि चुनाव कब होने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और हमने भी देखा है कि इन राज्यों में अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हुआ है, लेकिन पूरा जो राजनीतिक जो खुमार है, जो बुखार है ये कह सकते हैं, वो इन सभी राज्यों में सिर चढ़कर बोल रहा है। तो वहाँ राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर जैसे पहले देखा जाता था कि 45 दिनों का जो समय लेके चलता था चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी देखा है कि इस समय का कई बार दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है। धन बल का जो प्रयोग देखा जाता था, शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा होता था, तो आयोग ने देखा कि जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन इस दौरान ज़्यादा बढ़ जाता था, वो भी चाहता है कि कम से कम समय में चुनाव हो जाए, ताकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जबकि आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की, वैसी स्थिति में वो ये सुनिश्चित कर पाता है कम समय में। हालांकि अगर हम, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव पूरे 2.25 महीने चलेगा, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आयोग ने जो पहली तारीख तय की है उसके लिए जो वक्त है वो थोड़ा कम है, लेकिन आयोग ने पहले भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस की हैं और पहले भी देखा गया है कि वो 30 से 32 दिनों का ही समय ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है। इससे ज़्यादा वक्त लेने में अब उसने अपनी रणनीति में तब्दीली जरूर की है। अशोक ऋषि, मैं कुछ राजनीतिक सवालों पर भी आऊँगा, आप भी बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बीच जो है परीक्षाएं भी होनी है, बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है, वो भी फरवरी मार्च में होती है, तो उन तारीखों का किस तरह से चुनाव के साथ क्लैश ना, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, उसको लेकर अशोक, आयोग ने पहले ही इन्हीं 5 संबंधित राज्यों के जो सरकारें हैं, जो वहाँ के बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन सबको बोल दिया था कि किसी भी तारीख का ऐलान करने से पहले वो आयोग से सहमति ले ले, अनुमति ले ले और एक विचार विमर्श जरूर कर ले कि वो किस किस तरीके से वहाँ पर परीक्षाएं कराता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम देखते थे कि जैसे कि अब 11 तारीख को जो वोटों की जो गिनती है और जो परिणाम आना है, और उसके बाद होली है 2 दिनों बाद, और अमूमन देखते थे कि इन दिनों पर जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो चल रही होती थी, लेकिन इस बार शायद छात्रों को समय ज़्यादा मिल जाएगा अशोक कि वो पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उनके राज्य में चुनाव है। अशोक जी, आप बने रहिएगा, सीधे चलते इस वक्त अमृतपाल के पास। अमृतपाल पंजाब की राजनीति पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। अमृत, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी वहां पर बादल बरसेंगे, या फिर जो है जो बादल परिवार की लेगेसी है इस बार उसको बड़ी चुनौती मिल रही है। तो इनके लिए एक बड़ी जो है एक कह सकते हैं बहुत अहम ये चुनाव साबित होने वाला, क्या कहेंगे आप? मैसेज तो नहीं आ रहा। अशोक, एक बार सवाल प्लीज दोबारा दोहरा दीजिए। मैं अमृतपाल ये पूछ रहा था कि पंजाब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है वो क्या है? क्या कह सकते हैं कि बादल परिवार की लेगेसी जो है, उनकी जो विरासत है, जिस तरह से लगातार पिछले 2 चुनाव जीते रहे हैं, क्या सबसे बड़ी बात यही है कि क्या बादल परिवार एक बार फिर से जो है वहां पर अपना दबदबा कायम रख पाएगा, बादल बरसेंगे, या फिर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो उसमें चुनौती जो है कहीं ना कहीं और बढ़ गई है बादल परिवार के लिए? देखिए, आपने सही कहा, सबसे बड़ा सवाल यही है, हर कोई पंजाब में यही सवाल पूछ रहा है कि क्या बादल सरकार हिस्ट्री बनाएगी
तीसरी बार बादल अकाली बीजेपी कंबाइन हिस्ट्री बनाएगी, एक तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की, लौटने की। देखिए, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब कोई भी सरकार करीब 10 साल रूल कर लेती है, 2 टर्म्स रूल कर लेती है, तो स्वाभाविक है कि एक किस्म की एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है। लोग अक्सर चेंज चाहते हैं, ये एक फीलिंग भी है। पर दूसरी तरफ हमने देखा है कि चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे और राज्य हों, वहाँ हमने देखा है कि सरकारें अपने आप को तीसरी बार रिपीट की हैं। तो पंजाब में ये बड़ा सवाल है कि क्या जो बाकी देश में एक एंटी इनकम्बेंसी को चलते हुए कहते थे कि वो सरकार वापस नहीं आती है, ट्रेडिशनली पंजाब में ऐसा होता रहा है, तो पंजाब भी क्या वो नेशनल ट्रेंड की तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पर हाँ, चुनौतियाँ ज़रूर हैं, क्योंकि स्टेट की जो फाइनेंशियल हालत है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक मेन मुद्दा है, यहाँ ड्रग्स एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू है। अब देखना होगा कि क्या लोग जो कह रहे हैं कि बादल सरकार जो और अकाली बीजेपी कंबाइन जो कह रही है कि उन्होंने कदम उठाए हैं इसको कंटेन करने के लिए, क्या उसकी तरफ वो लोगों को ये कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं सीधे चलता हूँ अजय विक्रम सिंह के पास। अजय विक्रम हमारे संवाददाता, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। अजय विक्रम, सबसे अहम बात जो है आज की तारीख में वो ये है कि साइकिल जो पंचर हो गई थी और जिसको रिपेयर करने की लगातार कोशिश चल रही है, मुलायम अपना टायर ठीक करने में लगे, अखिलेश अपना टायर ठीक करने में लगे, क्या लग रहा है कुछ पैचअप होने की स्थिति लग रही है? क्योंकि अगर वो लड़ाई बढ़ती गई, क्योंकि अब तो आपको या तो आपस में लड़ना है या फिर चुनाव लड़ना है, कोई दूसरा विकल्प है नहीं। दूसरी तरफ शीला दीक्षित ने आज जिस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो सकता है, क्या लग रहा है दोनों तरफ थोड़ा पैनिक है? जी बिल्कुल अशोक, अभी हम कहें तो कोई भी तय नहीं कर पा रहा है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात पहले शुरू करते हैं तो समाजवादी पार्टी में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ बाप बेटे ही जानते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। आपने देखा होगा कि तमाम बीच सुलह की कोशिशें भी कल से लगातार जारी रहीं, कई दौर की मीटिंग भी हुई, लेकिन जो शीर्ष नेता हैं वो भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि बाप बेटे सोच क्या रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं, और लगभग जितने भी लोग समाजवादी पार्टी को समझते हैं वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि नेताजी कब क्या फैसला लेंगे सिर्फ नेताजी जानते हैं। तो इस बारे में अभी कुछ भी कयास लग पाना बहुत कठिन है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर बाप बेटे दोनों अलग चुनाव लड़ते हैं तो साइकिल जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा, ये लगभग तय लग रहा है। और अगर अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ा गया तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, दो राय इसमें नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस की बात की, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर दो बातें हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहते। उसी तरह दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस में भी एक धड़ा है जो कि समझौता करना चाहता है और दूसरा धड़ा है जो समझौता नहीं करना चाहता। लेकिन मजबूरियां देखिए कि आज जो है शीला दीक्षित ने खुद ये कह दिया कि वो युवा नेतृत्व को मौका देने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस भी अपनी स्थिति समझ रही है और उसे लगता है कि अगर अपना रास्ता पार करना है तो समाजवादी पार्टी के साथ बैठना होगा, साइकिल पर बैठना होगा। लेकिन अभी साइकिल की हालत बहुत खराब है, तो अभी आप इन दोनों के है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर शीला दीक्षित जिनको कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर वो चाहती है युवा नेतृत्व, वो कह रही हैं कि समझौता हो जाए, तो इससे एक पैनिक जो है कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिख रहा है। हम आपको मणिपुर और साथ साथ आपको गोवा भी ले चलेंगे, वहां के बारे में भी आपको बताएंगे, ग्राउंड वहां की रियलिटी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स।
मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद क्या स्थिति है, किस तरह से चुनावी माहौल गर्मा रहा है, हम इसी पर लगातार बने हुए हैं। हमारे संवाददाता पंजाब में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमृतपाल सिंह हमारे साथ, शिशिर जुड़े हुए हैं गोवा से, और हमारे साथ न्यूज रूम से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर निगाह रखे हुए अजय विक्रम सिंह, और साथ साथ विशाल वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मणिपुर इम्फाल से। एक बार सीधा चलते हैं, मैं शिशिर के पास चलता हूं। गोवा की बात करें, शिशिर अगर गोवा की बात करें तो पिछले चुनाव से लेकर अब देखें तो काफी फर्क आ गया राजनीतिक, अगर हिसाब से राजनीति के हिसाब से देखें। गोवा में बीजेपी और एमजीपी मिलकर आए थे सरकार में, लेकिन इस बार एमजीपी अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अपने दम पर है, और साथ साथ इस चुनाव को त्रिकोणीय या यूं कह सकते हैं बहुकोणीय बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। कितना महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्टर गोवा के चुनाव के हिसाब से? बिल्कुल अशोक, देखिए सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो 5 राज्य हैं उनमें गोवा सबसे छोटा राज्य है। 40 सीट है यहाँ पर, और ऐसे में एक एक सीट भी मायने रखती है यहाँ पर। इससे पहले अगर हम बात करें पहले चुनाव की, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद जब बीजेपी आई थी तो एक बड़े वोट मार्जिन से बीजेपी को जीत मिली थी यहाँ पर। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी को जीतना होगा तो सबसे ज़्यादा उनको सीट लेनी है, क्योंकि एक एक सीट अगर देखी जाए सरकार बना भी सकती है, सरकार बिगाड़ भी सकती है। तो ऐसे में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एमजीपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर कोई एक अहम रोल प्ले करता है। और उसमें सबसे अगर बात करें हम, जिस प्रकार से जो अपक्ष इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं उनका भी काफी बड़ा इसमें रोल रहता है। तो ऐसे में एक एक वोट को भी जो है तवज्जो दी जाएगी यहाँ पर। इसीलिए जो है पूरी तरह से पार्टी अगर देखी जाए उन्होंने अपने काम की शुरुआत की है। सबसे पहले अगर कहीं जाए चुनावी संग्राम में अगर उतरी है तो वो आम आदमी पार्टी है जो यहाँ पर उतरी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई सारे प्रत्याशी भी यहाँ पर खड़े किए, चाहे वो साउथ गोवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या फिर नॉर्थ गोवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। उसके बाद अगर देखा जाए बीजेपी ने भी यहाँ पर अपना चुनावी बिगुल जो है शुरू कर दिया। आने वाले 1-2 दिन में जो उनकी अगली फहरिस्त होगी, कौन से कंटेंडर होंगे, उनकी लिस्ट जो है सामने आने वाली है। साथ ही साथ हम बात करें एमजीपी की, जो कि बीजेपी की अलायंस गोवा में मानी जाती है। अगर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जो फिलहाल जो सरकार है उसमें बीजेपी और एमजी साथ है, लेकिन एमजीपी की आकांक्षा बढ़ी है और इसीलिए जो है ज्यादा सीट एमजीपी चाहती है। तो उसके नतीजे अगर देखा जाए तो एमजीपी गठबंधन से जो है ये खबरें आ चुकी है कि वो बाहर निकलना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रही है। ऐसे में लेकिन साथ साथ ये बात है कि जो आप कह रहे हैं चुनाव वहां बहुकोणीय होने जा रहा है इस बार, कम से कम इतना तो दिख रहा है। अब इस बहुकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है दिलचस्प रहेगा, आपसे बात करेंगे। लेकिन एक से पहले विशाल के पास में चलता हूं। विशाल मणिपुर में इम्फाल में बने हैं। विशाल, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर की बात करें तो जिस तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेट के कारण वहां पर माहौल जो है लगातार जो है तनावपूर्ण बना हुआ था, क्या कह सकते हैं कि एक जो 2 फेज में चुनाव कराने की बात है, वो चुनाव आयोग ने तमाम पर्याप्त बंदोबस्त कर लिए हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो और चुनाव शांति से निपट पाए? देखिए अशोक जी, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान को अब तो मालूम चल गया है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेट, आर्थिक नाकाबंदी यहाँ चल रही है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। केंद्र बार बार कहती रही कि आपको जो भी फोर्सेस चाहिए हम देंगे। और मैं आपको बता दूं कि 184 पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल यहाँ पर पहले से मौजूद थे। अभी 6 और पैरामिलिट्री की कंपनीज यहाँ पर भेजी गई हैं। बावजूद इसके आर्थिक नाकाबंदी जारी है और जो यूनाइटेड नागा काउंसिल के दबदबे वाले इलाके हैं, सेनापति, उखरूल, तमेंगलोंग,
हालांकि इनमें चुनाव दूसरे चरण में होना है, लेकिन फिर भी साफ असर देखा जा सकता है। आज मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने, एक लड़की ने कहा कि समोसे में आलू नहीं है। अब एक छोटी सी बात है, आलू का दाम 50 रुपए किलो हो गया है। और इसके अलावा मणिपुर जो है एक ड्राई स्टेट है, बावजूद इसके शराब खूब मिल रही है। आज चुनाव आयोग ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पैसा नहीं, लेकिन बाकी चीजों से लालच दिया जा सकता है, उस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। बाकी चीजों के अंदर पेट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मणिपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, रेल यहाँ तक पहुंची नहीं है, लेकिन सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर महिलाएं बैठी हुई हैं, पेट्रोल बेच रही हैं। वो पेट्रोल कहां से आता है? पेट्रोल पंप सारे बंद पड़े हैं। तो आर्थिक नाकाबंदी का जो असर है वो पूरी तरह से इस चुनाव पर है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम कहें कि काफी इंतजाम किए गए, बावजूद इसके कल सेनापति और उखरूल में हमला हुआ पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, 8 लोग उसमें घायल हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बड़ा मुद्दा है और चुनौती भी है विशाल, साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी होगी चुनाव आयोग के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। बहरहाल समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, अमृतपाल आपका और अजय विक्रम सिंह आपका भी, और साथ साथ शिशिर हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी महासंग्राम तो इसकी शुरुआत हो चुकी है आज चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही, लेकिन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कल शाम 7:30 बजे एक बार फिर मिलेंगे और तमाम चुनावी खबरें और राजनीतिक खबरों के साथ हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।